Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी की क्वेश्चन बैंक। आरबीएससी की क्वेश्चन बैंक का ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो देखें। तो इस क्वेश्चन बैंक में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मोस्ट कलर ब्लाइंडनेस इज फाउंड। कलर ब्लाइंडनेस जनरली कौन सी देखने को मिलती है? तो देखिए, कलर ब्लाइंडनेस होती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर्स हैं जिसमें कलर ब्लाइंडनेस देखी जा सकती है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन कलर, बी ऑप्शन रेड कलर, सी येलो एंड डी रेड एंड ग्रीन। सो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, रेड एंड ग्रीन। इन कलर्स में कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो कलर जिसकी डेफिशिएंसी है वो नहीं दिखाई देता है। ओके, क्लियर? सो क्वेश्चन 28 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन 29। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन देखो, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड ऑल ऑफ द अबोव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि लेप्रोसी भी है, वूपिंग कफ है एंड डिप्थीरिया, तीनों ही बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इज दैट क्लियर? नोट करते जाइए सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 29 से हमें क्या क्लियर हुआ? जो पैथोजन वाला चैप्टर है उससे भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे अच्छे से रेडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड? सबको पता है एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 दिसंबर। क्लियर? इसको सीधा लर्न करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर हो गया। ये भी डिजीज वाले चैप्टर से पूछा गया है। एड्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं, एड्स को अच्छे से कवर करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। देखो, इसमें लिखा है हाथी पांव यानी कि एलिफेंट डिजीज अकर, तो इसको हम कहते हैं एलिफेंटाइसिस। ओके, एलिफेंटाइसिस डिजीज अकर किसकी वजह से होती है? इसके अंदर क्या होता है? देखो बच्चों, जो पर्सन होता है उसका जो लेग है उसमें इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि वो एलिफेंट जितना बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव डिजीज़ भी कहते हैं या फिर एलिफेंटाइसिस डिजीज़ भी कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई की वजह से। ओके, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई जो होता है इसकी वजह से एलिफेंटाइसिस होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन 31 भी हो गया। ये भी हमारा डिजीज वाले चैप्टर से आया है। सो जो डिजीज वाले चैप्टर हैं उससे एमसीक्यू क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं काफी सारे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। टिटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय, अगेन डिजीज वाला क्वेश्चन। ओके, टिटनस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। सो इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया की वजह से टिटनस होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है आपको पता ही है, इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। अगर कभी लग जाती है तो बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगाइए। उसी का रीज़न होता है ये कि बैक्टीरिया की वजह से इसको डिजीज़ का प्रिवेंशन हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? इंजेक्शन लगवाते हैं। क्लियर? तो टिटनेस का वैक्सीनेशन होता है, याद रखना है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 क्या कहता है? विच एंटीबॉडीज कंट्रीब्यूट टू एलर्जिक रिस्पॉन्स? अब देखिए, सारी एंटीबॉडीज लिखी हैं, IgM, IgG, IgA एंड IgE। ओके, तो Ig का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ठीक है। और Ig के अलग अलग टाइप्स होते हैं, IgM, IgG, A एंड E। तो जो एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं वो होती हैं IgE। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। तो ये हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए क्या रहेगा? याद रखेंगे हम IgE। क्लियर? ओके, सारी एंटीबॉडीज थी। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के फादर कौन थे?
अब देखो हम याद रखेंगे आरबीएससी का जो न्यू पैटर्न आया है उसमें चाहे आपको फिलिप्स पूछ लें, चाहे एमसीक्यू पूछें या फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चन पूछें, बहुत सारे क्वेश्चंस में फादर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारी आरबीएससी बुक में जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक हैं आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन 34 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 35। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। देखो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो ये हमारे इम्यूनिटी वाले चैप्टर में से आया है। हमें पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, राइट। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि एग्जाम्पल है हमारा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का? तो उसके लिए पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो ये है कि लैक्टेशन के टाइम जब एक बच्चा अपनी मदर का मिल्क लेता है तो उसको मिल्क से एक एंटीबॉडी मिलती है, वो है IgA। क्लियर? तो ये जो IgA होती है ये क्या चाइल्ड ने खुद ने डेवलप की है? नो, चाइल्ड ने खुद ने डेवलप नहीं की है, इसलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी नहीं हुई। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि किसी पैथोजन के रिस्पॉन्स में या कोई एंटीजन आया है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में अगर कोई एंटीबॉडी बनती है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होती है। लेकिन अगर आपको वो पेरेंट्स से मिल रही है, मदर से मिल रही है, तो वो इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी? पैसिव इम्यूनिटी, राइट। तो ये जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी है तो इसका एग्जाम्पल हो गया IgA। एंड इसे नेचुरल इम्यूनिटी क्यों कहा गया है? यस, ये नेचुरली बन रही है। कहाँ बन रही है? मदर की बॉडी में बन रही है, तो यस ये नेचुरल क्या हो गई? पैसिव इम्यूनिटी हो गई। इज दैट क्लियर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? IgA। IgA जो रहेगी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी रहेगी। क्लियर है? ओके। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और पूछ लेते हैं कि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है जो कि आफ्टर डिलीवरी रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फिलिप्स में आने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 35 भी क्लियर हो चुका है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज IgA, याद रखेंगे हम। एंड IgE अभी हम पढ़ के आए हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से जनरेट होती है, वो क्या हो गई? IgE। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? Who gave the concept of self and alien? ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट दिया था एडवर्ड जेनर ने। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, अभी हमने क्लियर किया था। ओके, अगेन वही साइंटिस्ट का नाम फिर से आ चुका है। तो एडवर्ड जेनर जो होते हैं उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। क्लियर? नोट करो साथ साथ में सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 क्या कहता है? देखो, द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन? ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो कौन से हार्मोन से स्टिमुलेट होता है? तो हमारे पास एक तो हार्मोन होता है LH। LH हार्मोन जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, एंड नेक्स्ट इज FSH, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं स्टिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन के लिए। मतलब ओव्यूलेशन किससे स्टिमुलेटेड होगा? दोनों हार्मोन से होगा, LH एंड FSH। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज करेक्ट, LH एंड FSH। फुल फॉर्म याद रखेंगे हम। ओके, इसके लिए ग्राफ भी बनता है, पता होगा। ओव्यूलेटरी फेज जब आती है उस टाइम LH और FSH का जो ग्राफ होता है वो पीक लेवल पर पहुंच जाता है, उस टाइम वो पीक पे होता है। और ओव्यूलेशन जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पे होता है? तो 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन। नोट कर लो ये पॉइंट, 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन पर हमारा 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हमारा ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज होता है। क्लियर? क्वेश्चन 37 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्वेश्चन 38 क्या है ये क्वेश्चन? देखो, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके, तो रिप्रोडक्शन की अलग अलग हमें स्टेजेस दे रखी हैं। तो क्या ये सारी फेजेस उसमें होती हैं? यस, सारी फेजेस उसमें होती हैं। बट सबसे पहले क्या होता है? देखो, ये एक सेल है,
ठीक है। अब हो सकता है कि ये मेल में भी हो, ये फीमेल में भी हो, ठीक है। ओके, ये जो सेल है ये क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। तो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट फेज जो हमारी आती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका क्या होता है, ग्रोथ होती है, एंड ग्रोथ के बाद इनका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन से क्या होता है, उसका फंक्शन डिसाइड हो जाता है कि इस सेल का क्या फंक्शन रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन। तो 3 फेजेस होती हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप फेज याद रखनी है। फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन, देन उसका होगा ग्रोथ, तो ग्रोथ फेज, एंड थर्ड इज मैच्योरेशन फेज। तो क्या ये सारी स्टेजेस हैं? यस, सारी स्टेजेस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन 38 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 39। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, जो हमने रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, रिप्रोडक्शन प्रोसेस दो होता है, मेल के लिए हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल के लिए हो जाएगा oogenesis। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है कितनी हैप्लॉइड सेल उसमें बनती हैं। Next question is question number 39. How many haploid cells are formed after spermatogenesis? देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो जो हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं। अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए हो जाएगा oogenesis, राइट, एंड अगर मेल है तो मेल के लिए क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड जो हमारी oogenesis होती है उससे हैप्लॉइड सेल बनती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है स्पर्मेटोजेनेसिस में कितनी हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, तो एक मदर सेल है उससे अगर oogenesis होता है तो 1 हैप्लॉइड सेल बनती है। लेकिन अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। और हैप्लॉइड सेल की प्लॉइडी कितनी है, अगर हैप्लॉइड सेल लिखा है तो इसकी प्लॉइडी होती है n, ओके, एंड अगर डिप्लॉइड बोला जाए तो उसकी प्लॉइडी 2n हो जाती है। क्लियर, समझ में आई? तो यहाँ पर कितनी हैप्लॉइड सेल बनेगी हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ये 4 हैप्लॉइड सेल्स आगे डेवलप होके क्या बना देंगी, स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगी। क्लियर? सो क्वेश्चन 39 क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया आपको? ओके, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के सारे स्टेप्स याद रख लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बार बॉडीज। बार बॉडीज किस में प्रेजेंट होती हैं, तो ये हमारी सोमेटिक सेल ऑफ फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। ओके, जर्म सेल तो क्या करेंगी, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगी। अभी अपन ने देखा था कैसे फॉर्मेशन, जर्म सेल्स क्या करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की हेल्प से हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। ये हैप्लॉइड सेल क्या करती है, गैमीट फॉर्मेशन करती है। मेल गैमीट क्या बनता है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट क्या बनता है, एग। ओके, तो जर्म सेल नहीं है लेकिन होती है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल भी किसकी, फीमेल सोमेटिक सेल जो होती हैं उसमें बार बॉडी प्रेजेंट होती है। तो हमारे क्वेश्चन 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द इनर मोस्ट लेयर इन द पोलन बेस। ये पोलन बेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, आपको मैं करेक्ट वर्ड बताती हूँ। इज द फंक्शन ऑफ द टैपिटम। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, जहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हमें अलग अलग सेल की क्या मिलती हैं, लेयर्स मिलती हैं। ओके, क्लियर है? तो ये अलग अलग सेल की जो लेयर मिलती है उसमें से सबसे इनर मोस्ट लेयर किसकी होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है टैपिटम की। ओके, टैपिटम के अंदर फिर जर्म सेल प्रेजेंट होगी और वहां से क्या होगा, हमारे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा।
क्लियर, ये हमारे प्लांट वाले चैप्टर से पूछा गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला है कि ये जो हमारी टैपिटम होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना? तो हमारे एंथर में क्या बनने वाले हैं? पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। एंथर में ये जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इन पोलन ग्रेन को डेवलपमेंट के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती है? ये न्यूट्रिशन हमारे टैपिटम प्रोवाइड करती है। अब पोलन बेस की जगह पे क्या लिखेंगे? एंथर। ओके, एंथर का स्ट्रक्चर याद है ना आपको? इस तरह का अगर एंथर दिखता है, अगर मैं इसे यहाँ से कट करके देखूँ, ठीक है, टीएस सेक्शन अगर इसका हम करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। अंदर वाली लेयर टैपिटम कहलाती है एंड टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन 41 हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखो, द एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल स्पोर्स आर फाउंड इन। ये देखिए सामने आपके फैमिलीज दे रखी हैं सारी की सारी। इन सब फैमिलीज में से किसमें स्फेरिकल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं? तो पॉलीगोनेसी जो फैमिली होती है उसमें स्फेरिकल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आई आपको? पॉलीगोनेसी याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनेटेड इन कदम? ये कदम क्या है? स्पीशीज है, हमारी प्लांट स्पीशीज है। तो प्लांट स्पीशीज जो होती हैं उसमें पॉलिनेशन अलग अलग एनिमल्स के थ्रू भी होता है, ठीक है, और विंड के थ्रू भी होता है एंड वाटर के थ्रू भी होता है, राइट। तो हमारे साथ ऑप्शन सारे जो रखे हैं वो देखो, बर्ड है, बैट, इंसेक्ट एंड एलिफेंट। लेकिन कदम में क्या होता है? बैट जो होता है वो पॉलिनेशन करवाता है, ठीक है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें बर्ड आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इंसेक्ट आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बैट जो होती है कदम में क्या करवाती है? पॉलिनेशन करवाती है। सो क्वेश्चन 43 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द डिस्कवरी ऑफ बाइनरी फिजन। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है? द डिस्कवरी ऑफ बाइनरी फिजन के लिए कौन से साइंटिस्ट थे? तो हमारे पास ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, स्ट्रॉसबर्गर, ल्यूवेनहॉक, नाविस्चियन। तो नाविस्चियन जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था? बाइनरी फिजन के बारे में बताया था, राइट। बाइनरी फिजन क्या कहता है? अभी हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था, है ना, बाइनरी फिजन के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो फर्टिलाइजेशन जब होता है किसका? एग का, किसके साथ? मेल गैमीट के साथ होता है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, बताया था मैंने आपको। मेल गैमीट के साथ जब इसका फ्यूजन होगा बाइनरी फ्यूजन कहलाएगा। और जो इसका सेकंड वाला मेल गैमीट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। एंड ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये किसने बताया था? नाविस्चियन नाम के साइंटिस्ट ने क्लियर की थी ये बात। तो क्वेश्चन 44 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, द हार्मोन फाउंड इन द गैसियस स्टेट आर। ये आपको पहले से पता होगा, इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको। तो जो हमारा इथाइलिन हार्मोन होता है ये गैसियस हार्मोन है। ऑप्शन में जो सारे हार्मोन दे रखे हैं, ऑक्सीन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ये सारे प्लांट हार्मोन होते हैं। प्लांट ग्रोथ चैप्टर में से लिया है ये क्वेश्चन। तो उसमें से सिर्फ ये इथाइलिन ऐसा है जो नेचुरल हार्मोन भी है एंड गैसियस भी होता है। क्वेश्चन 45 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट इन। किसके अंदर प्रेजेंट हो, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? ऑप्शन देखो क्या क्या है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, डीएनए, क्लोरोफिल। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस किसका फीचर है? प्लांट्स का फीचर है, ठीक है ना। तो हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन क्या है? द मेन साइट ऑफ रेस्पायरेशन इज। रेस्पायरेशन की जो मेन साइट है वो क्या है? ऑप्शन क्या है? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोफिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पायरेशन कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। समझ में आएगी बात आपको?
तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। किसकी हेल्प से, जो भी आपने फूड को डाइजेस्ट किया है वो एब्जॉर्ब होने के बाद जब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो कि ऑक्सीजन हमने क्या किया था, इंस्पायरेशन किया था उस ऑक्सीजन का, ठीक है, कंबाइन होके एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा प्रोसेस रेस्पायरेशन कहलाता है और ये किस में प्रेजेंट होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन 47 क्लियर हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन 48, द यूनिवर्सल करेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल इज कॉल्ड। यूनिवर्सल करेंसी हमारी बॉडी की एक ऐसी करेंसी जिससे ही सारे फंक्शंस होते हैं, उस करेंसी का नाम होता है एटीपी। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी की, एटीपी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है और एटीपी हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी है। ठीक है, एडीपी क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं हम, जब भी जीटीपी बनती है तो उससे एक एटीपी एनर्जी निकलती है। ठीक है, जब भी एनएडीपी बनती है तो एनएडीपी से कितनी निकलती है, 3 एटीपी निकलती है। क्लियर? समझ में आई ये बात आपको अच्छे से? ये भी हम साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट के फॉर्म में याद रखेंगे। तो क्वेश्चन 48 क्लियर हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप कंटिन्यूसली लगे हैं। अगर आप एक फॉस्फेट बॉन्ड को, इसके बीच जो बॉन्ड बना है, इसको ब्रेक कर दें तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एडीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 48। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 49, द एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर लिंक्ड बाय। देखो, हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको अगर हमें लिंक करना है तो हमें सारे जो एंजाइम्स हैं इसमें से किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट ये रखा है, इसको मुझे अटैच करना है किसी दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट से। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो मुझे अगर किसी दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट से इसको अटैच करना है तो मेरे को एक ग्लू हार्मोन चाहिए, ग्लू एंजाइम चाहिएगा। वो कौन सा होता है, लाइगेज। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी ऑप्शन, लाइगेज। ठीक है, ये नेचुरल क्या होता है, ग्लू सब्सटेंस है जो कि 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स को लिंक करने के लिए, अटैच करने के लिए यूज किया जाता है इसका। तो लाइगेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 49 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, द बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी कि क्या, सरसों। तो हमारे सरसों जो है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, ब्रेसिका नेपिस वेरा ग्लूका। ओके, तो ये जो हमारा ब्रेसिका नेपिस वेरा है ये हमारे मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम है। क्लियर? हमें याद रखना है ये। तो ये हमारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन जो है हम अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।